रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी आपके लिए, आपसे और आपके साथ। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbrake.com/leinspect www.barrierbrake.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज समय है मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन में जो हमारी लीगल राइट सीरीज है उसका एक और एपिसोड आपके लिए पेश करने का। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आप डिसेबल्ड हैं और आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जॉब करते हैं, तो ट्रांसफर पॉलिसी क्या कहती है? क्या उनको होम टाउन ही मिलना लाजमी है? उनको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है? अगर बच्चे की डिसेबिलिटी सीवियर है और वो मूव नहीं कर सकते हॉस्पिटल की कारण या किसी और कारण, तो फिर क्या लॉ कहता है और क्या इस पर जो मिशन एक्सेसिबिलिटी के केस चल रहे हैं क्या कहते हैं? दूसरा, हम बात करेंगे सुगम्य भारत ऐप की। उसमें कई चेंजेस हुए हैं। क्या वो नए चेंजेस है? क्या ग्रीवेंस मैकेनिज्म अब अपनाया जा रहा है? उस पर भी बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राहुल बजाज साहब हैं, जो को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटी के। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू दानिश जी, इट्स गुड टू बी विथ यू अगेन। तो राहुल जी, इससे पहले कि हम कोर्ट पे आए, तो कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, कई जगह तो कहा जाता है कि प्रेफरेबली अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है तो आपको होम टाउन ही देना चाहिए प्रेफरेबली। तो कहता क्या है, नॉर्मल रूल्स क्या कहते हैं? हम जजमेंट पे आए इससे पहले। हाँ जी दानिश जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस चीज पे डीओपीएनटी के ऑफिस मेमोरेंडम है। पहला एक 2014 का था और अब 2024 का है, 2 फरवरी 2024 का। इसमें कहा गया है क्लॉज आई में कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके जो केयर गिवर्स हैं, और इसमें सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, डिसेबल्ड इंसान एडल्ट भी हो सकता है, जिसका केयर गिवर अगर गवर्नमेंट सर्विस में हो तो दे मे बी गिवन प्रेफरेंशियल पोस्टिंग एंड रूटीन या रोटेशनल ट्रांसफर से उनको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। एंड दिस इज सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब ये टर्म का क्या मीनिंग होता है, इस पे हम आएंगे डिस्कशन के दौरान, बट दिस इज द ब्रॉड पोजिशन इन अक्रॉस द सेंट्रल गवर्नमेंट कि केयर गिवर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूटीन और रोटेशनल ट्रांसफर्स। एंड यही चीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी अप्लाई होती है, जैसे मान लो कोई अर्कॉन हो गया या ऐसा कोई। एंड सिमिलरली पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी सिमिलर नॉर्म्स आर एप्लीकेबल। और ये जो केस हम आज बात करेंगे वो एक पैरामिलिट्री फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में है।
तो दिस राइट। इज द ब्रॉड पोजीशन। केयर गिवर की जब हम बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में केयर गिवर का मतलब है उनके पेरेंट्स। जी, प्राइमरीली यस। तो या फिर क्या जैसे स्पाउस भी हो हम, सकता है। जैसे एक केस ऐसा था जिसमें एक हस्बैंड ने कहा था कि मेरी वाइफ को मेरे को केयर गिविंग करनी है, उसको डिसेबिलिटी है, तो स्पाउस भी हो सकता है कभी कभार। स्पाउस, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर जो जी। हम केयर गिवर हायर करते हैं, क्या हम्म। उस पर भी ये लागू होता है या नहीं? नहीं। तो उस पे ये लागू नहीं होता, प्राइमरली ये फैमिली मेंबर्स पे ही लागू होता है। करेक्ट करेक्ट, वो तो आप एक ऐसा अटेंडेंट हायर कर रहे हो, वो अलग बात हो गई, दैट इज डिफरेंट। दैट उस इज पे ये डिफरेंट। नहीं। हाँ जी। ओके। अब आ जाते हैं केस पे। जो जी। टर्मिनोलॉजी आप बता रहे थे उसके बारे में बताएं और इस केस की बैकग्राउंड के बारे में बताएं। तो अभी जो दो केसेस हैं हमारे इस तरीके के, जिसमें हम केयर गिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा केस है जिसमें अभी जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का आज, मतलब इन द सेंस पिटिशन अलाउ कर दिया गया है, डिटेल जजमेंट अभी आने का है। तो ये केस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें ये शंभुनाथ राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो यहाँ पे एक केयर गिवर है ऑफ अ पर्सन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिनका तो 30 इयर्स के एज है उनकी। और उनके बेटे को, पिटिशनर के बेटे को अपने फादर की ज़रूरत है एज एस केयर गिवर। बिकॉज तीन चार बातें हैं। एक तो उनका मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो इस तरीके का है कि उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सपोर्ट चाहिए, ताकि क्या लेटेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह हो रही है उसके बारे में पता रह सके, एज वेल एज उनके कंडीशन, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे आपको मालूम ही है कि एक प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी है। तो उसका फर्दर प्रोग्रेशन भी अरेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। और ऐसे 5 ही लोकेशंस हैं पूरे कंट्री में, दिल्ली, जालंधर, कलकत्ता, बैंगलोर एंड सिलीगुड़ी, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। और बीएसएफ का पोस्टिंग भी है। करेक्ट। तो अब ये केस में इस बंदे का सर्टिफिकेट जो है 2016 का है, डिसेबल्ड इंसान का। और एक बार तो बीएसएफ का भी, जैसा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स बताए थे वैसे ही रूल्स हैं। तो 2018 से लेके 2025 तक तो बीएसएफ ने उस बंदे को, उसके बच्चे के, उस डिसेबल इंसान के फादर को पोस्ट किया था दिल्ली में। बट फिर उन्होंने उसका ट्रांसफर कर दिया सिलचार, आसाम में। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली वी चैलेंज्ड। प्रीवियस लिटिगेशन में ऐसा हुआ था कि एक बार उनका जम्मू एंड कश्मीर में भी करने की कोशिश की गई थी 2022 में। तो वो चीज़ हाई कोर्ट ने उस टाइम पे स्टे कर दी थी, ये बोल के कि वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। फिर उसके बाद, क्योंकि इनके पिछले लॉयर जो थे उनको अनफॉर्चुनेटली इस एरिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि केयर गिवर के क्या राइट्स हैं या क्यों ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने सही गाइडलाइंस वगैरह कोर्ट को नहीं दिखाई। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक टाइम पे जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने ये कहा कि ये बंदा महीने के 95,000 रुपीज कमा रहा है, जो डिसेबल्ड इंसान है और मर्सिडीज बेंज के लिए काम कर रहा है, तो इसको क्या केयर गिवर की ज़रूरत है। तो ये चीज़, और पिछले बार तो ऑलरेडी उन्होंने दिल्ली में अकोमोडेट कर ही दिया है। तो ये चीज़ बोलते हुए बीएसएफ ने रिजेक्ट कर दिया उनका रिप्रेजेंटेशन। उसको हमने चैलेंज किया अभी हाई कोर्ट में, जिसमें हमारी 2 या 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स थी। पहला तो ये कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस डिसेबल्ड इंसान को केयर गिवर की ज़रूरत है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट उनका जो एम्स दिल्ली से ही हो रहा है, और वो 31 जनवरी से रुका हुआ है, बिकॉज तब से उनके फादर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा, उनकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि वो कहीं पर भी गिर सकते हैं, मसल वीकनेस है एकदम, तो इसलिए उनको पीछे से कोई चाहिए जो हाथ दे के उनको गाइड कर सके बाहर भी निकलने के लिए घर से। उनको पाइल्स का भी प्रॉब्लम रहा है, तो उस तरीके की सिचुएशन में भी इमीडिएटली नीड रिक्वायर हो सकती है कि कोई साथ में लेकर के जाए, इवन टू मीट बेसिक टॉयलेटरी नीड्स। राइट। तो ये सब चीजें हमने कोर्ट को बताई कि दिस इज वाई द केयर गिवर, एंड उनकी मदर इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज वो 80 kg के हैं, तो वो इतना लिफ्ट नहीं कर पाएंगी एक इंसान को। दूसरा, इन लोगों ने जो 95,000 रुपीज अ मंथ का आर्ग्यूमेंट लगाया था, उसमें हमने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है गाइडलाइन में कि कोई एक डिसेबल्ड इंसान ने डेस्टिट्यूट होना चाहिए, दैट मीन्स टोटली भिखारी होना चाहिए इंसान ने, या अनएम्प्लॉयड होना चाहिए कि उसको केयर गिवर मिले। ये तो एक बहुत ही गलत नोशन आप दिखा रहे हो। हम कोई इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं कि
केयर गिवर का सपोर्ट चाहिए फॉर डे टू डे लाइफ, तो उसमें वो महीने की कितना भी कमा रहा हो दैट इज नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट ऑन द पॉइंट कि वो एक अटेंडेंट हायर कर सकता है। एट द हाईएस्ट आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया इतना कमा रहा है तो ये अटेंडेंट क्यों नहीं हायर कर लेता, तो उस पर मैं आता हूँ 1 मिनट में। बट बेसिक हमने ये आर्ग्यूमेंट कही। और उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ऑलरेडी हमने इसको पहले अकोमोडेट किया है इनके फादर को 2 बार, तो अब और एक स्टैटिक जो बीएसएफ इसमें इसको स्टैटिक पोस्टिंग बोलता है, वहां पे नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ये गाइडलाइन में ऐसा कहीं नहीं दिया है 1 या 2 बार ही कर सकते हो, और ये कोई आप फेवर नहीं कर रहे हो कि 2 बार कर दिया है। अल्टीमेटली ये मैंडेट है उन गाइडलाइंस का जिसके साथ आप कंप्लाई कर रहे हो, दैट इज ऑल दैट देयर इज टू इट। तो ये चीज़ पे कोर्ट भी हमारे से माना और उन्होंने भी कहा कि आप यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर्स टू हिम। और दूसरा ये कि मर्सिडीज बेंज में जो ये बंदा काम करता है, तो ऐसा नहीं कि वो रोज ऑफिस जाके आ जाके कर रहा है, वो घर से काम करता है दिल्ली से, उसका ऑफिस बैंगलोर में है। तो दैट इज एन इररिलेवेंट कंसिडरेशन। और जहाँ तक अटेंडेंट का है उस पे यही इशू है कि बिकॉज इनके रिक्वायरमेंट्स इतने डिफरेंट हैं, बिकॉज ये जिस जिस टाइप ऑफ रेयर डिसेबिलिटी इनको है उसके ओनली अबाउट 2,500 केसेस हैं इंडिया में जो नोन थे 2022 तक। तो विच इज़ वाई एन अटेंडेंट मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू दोज नीड्स, एंड पहले अटेंडेंट भाग भी गया था जब इन्होंने अपॉइंट किया था। तो ये सब फैक्ट्स रखे हमने कोर्ट के सामने। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट पॉइंट आउट नहीं किया कि क्यों इस केयर गिवर को बाहर पोस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो अगर दिल्ली में वैकेंसी नहीं है या कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है जो केवल इस केयर गिवर के पास है, वैसा कुछ भी एविडेंस नहीं था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक तो सेट असाइड कर दिया ट्रांसफ़र, दूसरा उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर आपको या तो इनको दिल्ली में पोस्ट करना होगा, अगर नहीं कर पा रहे दिल्ली में तो आपको बताना होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स है लिखित में, और फिर भी आपको ऐसी जगह पे तो करना ही होगा जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एंड प्रेफरेबली कोलकाता या बैंगलोर में। तो ये जजमेंट है ये बेसिकली। तो बढ़िया, तो 3 हफ्ते में अब उनको रीइंस्टेट करना पड़ेगा दिल्ली में या कलकत्ता बेंगलोर में। जी अब मुझे ये समझना है कि सर्कुलर ऑलरेडी है हमारे पास, जी 2 फरवरी का आपने बताया 2024 राइट का। राइट। तो जब एजेंसियां जो सर्कुलर है, मेमोरेंडम है, उसको मानती ही नहीं है, तो इनको निकालने का फायदा क्या है? कि क्या सर्कुलर की कोई अपनी प्रोविजंस नहीं होती उसकी वायलेशन पे? क्योंकि उसमें तो लिखा गया है सर्कुलर में भी कि आपको फॉलो करना है, अगर नहीं करोगे तो ये चीजें हैं। क्योंकि आए दिन हमें कोर्ट में जाना पड़ता है सर्कुलर्स को मनवाने के लिए, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये सर्कुलर में कहा गया है कि दे मे बी पोस्टेड इन देयर प्रेफर्ड प्लेसेस और मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रांसफर, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी, इस तरीके की बाइंडिंग लैंग्वेज नहीं है। और केयर गिवर्स के सिचुएशन में शायद ये सही भी है, बिकॉज कोई काफ़ी सिचुएशंस ऐसे होती है जहाँ पे लोग अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इसी जजमेंट से पहले 1 हफ्ता पहले जजमेंट आया था, सेम केस मैंने पिछले वो जस्टिस कनेक्ट में रिकॉर्ड भी करवाया है आदित्य सरस्वत के केस में, जिसमें ये सेम बेंच ने कहा था कि हर कोई चाहता है कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इनमें तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वहां पे एक बंदे ने अपने फादर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाया था ये बोल के कि मेरे को इनका ख्याल रखना है इसलिए मेरा ट्रांसफर नहीं करो। बट कोर्ट ने ये बोला कि उनका सर्टिफिकेट 1981 का है और इस बंदे का बर्थ ही 1985 में हुआ था, तो ये ऐसा क्या ही डिपेंडेंसी है कि जिस वजह से इसको रुकना ज़रूरी है। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ है जो केस टू केस बेसिस पे ही देखनी होती है। और इसलिए एक बहुत ऐसे बाइंडिंग नहीं रख सकते कि जैसे रैम्प के लिए है कि अगर नहीं है तो इस पे पेनल्टी लग जाएगी। तो इसलिए आई थिंक बिकॉज दिस इज अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। पर तो अब जो हाँ जी जजमेंट आई है जी जिसमें उनको कहा गया कि इनको रीइंस्टेट किया जाए, तो राइट। क्या वो जजमेंट सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के ऊपर ही लागू होगी जब वो एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश करेगी? उम्मीद तो है कि बेंचमार्क ही एस्टेब्लिश करेगी, एग्जैक्ट टेक्स्ट जजमेंट का आएगा तब मैं ज़्यादा डिफिनेटिवली बोल पाऊंगा। बट हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि उस दिन जब बीएसएफ वालों को मालूम पड़ा कि मैच हाथ से छूट रहा है,
तो तब उन्होंने कहा कि हमको समय दीजिए कि हम इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं, हम खुद ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो तब कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम ही जजमेंट देंगे। और हमारा भी यही प्रेफरेंस था कि एक बार के लिए कोर्ट अगर जजमेंट देगा तो वो ऐसे बाकी के केसेस में भी फेवरेबल रहेगा हमारे लिए, ना कि सिर्फ इस केस में होए। तो होपफुली, और ये बेंच काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये अगर कुछ डिसाइड करेंगे तो लॉ पॉइंट्स पे ही करेंगे, तो होपफुली इट विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट फॉर केयर गिवर राइट्स। अब हमारे लिसनर्स को आपने पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। क्यों? अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये केस टू केस होना चाहिए, जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप मैंडेटरी सीख कर रहे हैं कि ये एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश हो। तो राइट। ये दोनों ही चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसको एक्सप्लेन करें। जी, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में, मतलब पहले बात ये पूछी थी आपने कि सर्कुलर में ये चीज़ मैंडेट की जा सकती है क्या, कि कोई पेनल्टी लगे या ऐसा कुछ, तो वो मैंने कहा कि नहीं हो सकता, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है। बट अगर क्लियर कट एविडेंस हो, जैसे इस केस में था, कि क्यों एक केयर गिवर को होना ज़रूरी है अपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट के साथ, कहीं और मेडिकल फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, या फिर इस बात पे कि हमने ऑलरेडी 2 बार कर दिया है तो अब तीसरी बार नहीं करेंगे, या फिर क्योंकि तुम्हारा डिसेबल्ड डिपेंडेंट इतना कमा रहा है महीने का, इस कंपनी के लिए काम कर रहा है, ये कोई वैलिड बात नहीं हो सकती अगले का ट्रांसफर कराने के लिए, या उसको रोकने के लिए कि वो केयर गिविंग नीड्स मीट कर पाए अपने डिसेबल्ड डिसेबल्ड इन बच्चे की या डिसेबल्ड एडल्ट की भी। और हाँ, बच्चा और एडल्ट वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम डिपेंडेंसी के बारे में जब सोचते हैं तो हम डिसेबल्ड बच्चा ही सोचते हैं। तो उस हिसाब से ये एडल्ट होके भी इसकी नीड्स मीट हो रही हैं। तो इन एस्पेक्ट्स में ये जजमेंट कुड बी यूजफुल, कि आगे जाके अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पोजीशंस लेती है तो उनको ये जजमेंट जो डिसेबल्ड इंसान या उसका केयर गिवर दिखा सकता है कि भैया ऐसे ऐसे सिचुएशन में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोला, एंड दैट वुड होपफुली मेक देम बैक ऑफ। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला जो केस है, तो राइट। उसमें कहा गया है कि जो आपको प्रमोशन रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो ए क्लास के लोअर रैंक तक मिलेगा। करेक्ट। तो ट्रांसफर वाले में कुछ ऐसा है? क्योंकि कई बार हमने देखा है बैंक वगैरह में भी कि अगर आप क्लास सी तक हैं या डी तक हैं तो आपको होम टाउन ही मिलेगा, लेकिन जब ए बी क्लास की बात आती है तो आप यू में बी ट्रांसफर्ड। तो इसी तरह का कुछ यहाँ भी लागू होता है, या इट इट अप्लाइज टू ऑल पोस्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, तो अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड है। जी। एक और जजमेंट इसी तरह की आप बता रहे थे उत्तराखंड की। जी, वो एक ऑनगोइंग केस है, उसमें अभी तक जजमेंट आई नहीं है, बट वो ऐसा केस है जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चा है 9 साल का, संदर्भ गुप्ता नाम का, और उस बच्चे को पैराप्लीजिया है, जिस वजह से वो व्हीलचेयर पे है, और स्पाइन से, मतलब उसका चेस्ट से नीचे ही इज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। तो उसको भी रिक्वायरमेंट है कि कोई केयर गिवर उसका डे टू डे बेसिस पे नीड्स मीट करे, ताकि चाहे फिर वो अगेन टॉयलेटरी नीड, स्कूल लेके जाना, आसपास व्हीलचेयर घुमाना, ऑल दोज थिंग्स। एंड उसका जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, द मदर इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर हिज नीड्स, और उसकी मदर को खुद को भी बैक वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी शी इज नॉट एबल टू अटेंड टू दैट। तो उनके फादर जो प्राइमरी हैं केयर गिवर, उनको लखनऊ में पोस्ट कर दिया गया है, जबकि ये बेटा देहरादून में है, और वो रेलवेज में काम करते हैं। तो इन्होंने ओवर अ 2 to 3 year पीरियड काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को रेक्टिफाई कराने के लिए। उन्होंने वो सीसीपीडी गए, वहाँ पे उनको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आया कि आप इनको पोस्ट करिए जहाँ इनका बच्चा है। फिर वो कैट गए, कैट ने भी कहा कि रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वगैरह में लेटर लिखे, केस नहीं फाइल किया, लेटर लिखे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, बट कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको एक डिफरेंट तरीके से टेकअप किया जाए, और एक रिट पिटिशन फाइल किया जाए केयर गिवर के नाम पे नहीं, जैसा नॉर्मली होता है, बट उस डिसेबल्ड बच्चे के नाम पे। कि बिकॉज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें आपको एक गार्डियन या केयर गिवर की ज़रूरत होती है काफ़ी बार अपने राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए इंडिपेंडेंटली, राइट, और विद सम सपोर्ट। तो अगर वो नहीं हो सपोर्ट, तो देन दोज राइट्स यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देम। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने उस बच्चे के बिहाफ पे रिट पिटिशन उत्तराखंड हाई कोर्ट में फाइल किया। पहले तो द कोर्ट वाज वेरी स्केप्टिकल एंड दे सेड कि
ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स बॉर्डर पे पोस्ट हुए हैं तो मेरे को मत करो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो फादर अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को मिसयूज कर रहा है अपने लिए प्रेफरेंशियल पोस्टिंग लेने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, बट हमने उनको दिखाया पूरा मटेरियल कि 2021 से ट्रांसफर हुआ है और तब से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं कि ये रेक्टिफाई हुए, बट उसके बावजूद नहीं हुआ है। एंड ये भी बताया हमने कि क्यों एक्चुअल नीड है। तो अब उन्होंने रेलवेज को बोला हुआ है इस पे डिसीजन लेने के लिए, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है। अभी ये मैटर 3 दिसंबर के लिए लगा हुआ है, बट इसको भी हम एक्सपेडाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते अगर लग पाए तो दैट इज द करंट पोजीशन उस वाले केस में। कि ये भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो पोस्ट वो बंदा होल्ड कर रहा है हम्म। लखनऊ में, हम्म। वो पोस्ट देहरादून में अवेलेबल नहीं है, और वो मेडिकल कैटेगरी के लेवल की पोस्ट अवेलेबल कराना देहरादून में, वो भी एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो उस वजह से भी वो मैटर थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं ना बट कहीं इन्होंने तो ये इतना तब बोला है, इन्होंने ये भी बोला है केयर गिवर ने, कि अगर मेरे को एक बार के लिए डिमोशन भी करानी पड़े तो मैं लेने को तैयार हूँ टेक्नीशियन से क्लरिकल पोस्ट में, ताकि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकूं। अब आफ्टर ऑल वो एक आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है, बिकॉज अगर आपका बच्चे को डिसेबिलिटी है तो आपके फाइनेंशियल नीड्स तो बढ़ेंगी, वो कम नहीं बिल्कुल। होंगी। और बिल्कुल। अगर आपको डिमोशन मिल रही है तो आप नहीं कर पाओगे, बट उनकी सिचुएशन डेस्परेट है, तो मरता क्या नहीं करता वैसी वाली बात है। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक सेंसिटिविटी से भी जुड़ा हुआ मैटर है? जब आपके पास मेमोरेंडम है, ठीक है वो बाइंडिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको एक ऑप्शन देते हैं आपका एब्सोल्युटली विवेक यूज करने का, डिस्क्रिशन यूज करने का। जब आप देख रहे हैं कि करेक्ट। इशू जेन्युइन है, तो फिर भी बहुत सारे ऑफिसर और डिपार्टमेंट ये रिजिडनेस दिखाते हैं। तो क्या दैट्स ये एक करेक्ट। सेंसिटिविटी का इशू है? एब्सोल्युटली। आई मीन आपके सवाल में ही जवाब है कि अल्टीमेटली कोर्ट्स ने भी बार बार बोला है कि इन तरीके के मैटर्स में अगर एक फेवरेबल अप्रोच लिया जा सके डिसेबल्ड इंसान के लिए, तो उसी अप्रोच को लेना ज़रूरी है और लेना चाहिए भी, यू नो। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, नॉर्मली ट्रांसफ़र इज़ एन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस, मतलब इंसान को ट्रांसफ़र होना ही होता है, जब कभी होता है यू हैव टू डू इट। बट कुछ सर्कमस्टांसेस में लॉ ने भी क्लियरली एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए हैं, एंड इट इज इनकम्बेंट ऑन द अथॉरिटीज टू गिव इफेक्ट टू दोज एक्सेप्शंस। हल कैसे होगा विदाउट लीगल इंटरवेंशन? क्या अवेयरनेस सेशंस हेल्प करेंगे? तो कैसे चीजें बढ़ेंगी जहां पे लीगल इंटरवेंशन कम हो? क्योंकि प्रॉब्लम लीगल में ये है कि टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। करेक्ट। हाँ, टाइम मनी जो जो उसके थ्रू अनप्लेजेंटनेस आती है, झगड़े करने पड़ते हैं, एब्सोल्युटली। बट दैट हैज टू बी द फर्स्ट पॉइंट, इन द सेंस कि एक दो स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स अगर आएंगे, फिर उसको आप यूटिलाइज करके अवेयरनेस वगैरह कर सकते हो। बट अवेयरनेस वगैरह खुद से उससे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब मे बी कुछ लोगों में होएगा, बट अल्टीमेटली सब लोगों को लॉ ही फॉलो करना, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लॉ ही फॉलो कराना ज़रूरी होता है, उसी से कंप्लायंस आती है। तो अगर एक दो स्ट्रॉन्ग जजमेंट आ जाए, फिर उनको आप इस्तेमाल करके भले ही लोगों को बोलोगे कि यार ये करना ज़रूरी है, तो फिर वो करेंगे भी। पर उसके बिना अगर आप सिर्फ उनकी सहानुभूति पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो मुश्किल लग रहा है। करेक्ट। अच्छा, एक दो चीज मैंने और भी देखी है कि लोगों का जानते हुए भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बायसनेस आ जाता है कि ये अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को मिस यूज कर रहा है, मॉक करते हैं लोग। इवन करेक्ट। चंद्रचूड़ जी के केस में भी हमने देखा, उन्हीं के करेक्ट। फेलोज लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये मिस यूज कर रहा है, जबकि सबको करेक्ट। पता है कि कितनी जेन्युइन प्रॉब्लम है और कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। करेक्ट। सुगम एब्सोल्युटली। और हमने ये जी। कहा भी ये केस में कि मैंने परसों कि द होल्डर ऑफ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री फेस्ड सिग्निफिकेंट इश्यूज इन गेटिंग हिज बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ हिज चिल्ड्रन इन गेटिंग देम रीलोकेटेड। तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी बीएसएफ की, कि इस बंदे को आप सिलचार ले जाओ अपने साथ, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो मैंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के केस में ये मालूम पड़ा कि उनको घर तक रिलोकेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी। तो आप ही सोचो कि कोई दिल्ली से सिलचार लेके जा सकता है क्या
जिस बंदे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वहां पे वो 2 मिनट खड़ा भी ना रह पाए, ऐसा उस तरीके का टेरेन है वहां पे। मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं है, वो तो दूर की बात रही, बट द sheer stupidity of the suggestion boggles the mind. करेक्ट। चलिए, अनफॉर्चुनेट है ये, लेट्स होप फॉर द बेटर फ्यूचर। क्योंकि जी। यहाँ ये देखते हैं कि हर कोई चाहता है डिसेबल्ड के साथ एम्पैथेटिक एटमॉस्फेयर रखना, लेकिन उसके अपने डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह होना चाहिए। That's correct. बातें तो एक तरफ है, but ultimately बिल्कुल। it's in the actions that one sees how far things are getting done. अब आ जाते हैं सुगम्य भारत ऐप पे। तो Yes. लेटेस्ट काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बताएं हमें उसके बारे में थोड़ा सा। सुगम्य भारत ऐप का ओरिएंटेशन भी दे दीजिए कि क्या है ये ऐप। सुगम्य भारत ऐप, दानिश जी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 2015 में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में आप जानते ही हो। उसको मतलब द होल aim and objective of that campaign was to help make with the built environment, transport and information and communication technology more disabled friendly. um, One step in the direction of achieving that is this app. जिसके थ्रू one critical part is for people to be able to report accessibility grievances, कि मैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में गया, यहाँ पे रैंप नहीं थी, या साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन नहीं थी, थिंग्स लाइक दैट। एंड द आइडिया इज कि बिना कोर्ट या डिसेबिलिटी कमीशन गए आपका इशू रेलिवेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करके, जिस किसी एस्टेब्लिशमेंट की वो जगह हो, रिजॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में जा रहे हो दिल्ली में, ठीक है, और वहाँ पे आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपको मेन्यू, KFC के रेस्टोरेंट में गए या हल्दीराम के रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपको मेन्यू नहीं मिल रहा है एक्सेसिबल फॉर्म में, तो आप कंप्लेन करोगे सुगम्य भारत ऐप पे। वो कंप्लेन SCPD दिल्ली के पास जाएगी। SCPD दिल्ली जो है वो हल्दीराम और सिलेक्ट सिटी वॉक वालों को लिखेगा कि ये इशू है और इसको रिजॉल्व करो। नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी भी हो सकती है, और इसके थ्रू वो लोग करेंगे। दैट्स द ऑब्जेक्टिव थ्योरी। प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम तक ये ऐप डिफंक्ट थी, खुद एक्सेसिबल नहीं थी। 2023 में व्हेन वी गॉट इन्वॉल्व विद अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मैंडेट था एक तो नंबर 1 ऐप को रीडिज़ाइन करना, जिसमें हमारे साथ आईस्टेम थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली एंड विजन दिव्यांग फाउंडेशन। तो एक तो ये मैंडेट था कि ऐप को रीडिज़ाइन करके ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, तो वो तो हो गया आफ्टर सम टाइम। और फिर उसमें कुछ AI फीचर्स भी लाए गए कि आपको स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल पाए, कि मान लो आप एक डिसेबल्ड इंसान हो, अनएम्प्लॉयड राजस्थान में, तो वहाँ पे आपको क्या स्कीम्स हैं या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें पता चल पाए। इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, उस बारे में आपको बताया जा सके। ये सब चीज़ें फीचर्स ऐप में ऐड किए गए। बट मेन पेन पॉइंट जो बना रहा, जिसकी वजह से कम्युनिटी डिसकंटेंट भी रहा है, इस ग्रीवेंस रेजोल्यूशन की कंप्लेंट्स डाली हैं, बट उसको या तो फर्ज मतलब या तो ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है, इनइफेक्टिव रेजोल्यूशन है, या तो वो पेंडिंग की पेंडिंग ही है, राइट। तो उस चीज़ को सॉर्ट ऑफ रीओरिएंट करने के लिए, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, बट हम एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं या कम्युनिटी का फीडबैक दे सकते हैं। तो उसके थ्रू अभी एक दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो सारे SCPDs इस ऐप में इंडक्ट हो गए हैं, और सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री उसको नोडल ऑफिसर्स बनाने को बोला गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अलग, एजुकेशन का अलग, सिविल एविएशन का अलग, ऐसे करके जो 10-15 मेजर मिनिस्ट्रीज है जिनके अगेंस्ट मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती हैं, वो सब अपने नोडल ऑफिसर्स रखें और वो लोग इन कंप्लेंट्स को हैंडल करें। और उस पर अभी काम चल रहा है, एंड माय एफर्ट इज कि हर महीने एक मीटिंग हो टू टेक स्टॉक ऑफ वेयर वी आर, कितने रिजॉल्व हुए, कितने नहीं हुए, और लोगों का फीडबैक वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव शुड बी पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट, ताकि उनको भी अवेयरनेस रहे कि क्या हद तक रेजोल्यूशन हो पा रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो कंप्लेंट अगर SCPD की है तो फिर वो एज अ केस टेकअप करें, और अगर सेंट्रल लेवल पे है तो फिर वो CCPD को भेजा जाए ताकि वो एज अ केस टेकअप करें, और जरूरत पड़े तो पेनल्टी लगाए। दैट्स द आइडिया। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट ने अपने नोडल ऑफिसर अभी तक कर दिए हैं हायर, और
इसमें क्या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट भी अपने नोडल ऑफिसर लगा रही हैं या सिर्फ गवर्नमेंट ही? तो किन किन ने कर दिए हैं इस सवाल के जवाब में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये सब मिनिस्ट्रियां हैं जिन्होंने कर दिए हैं। रेलवेज ने जैसे अभी तक नहीं किया है। एंड दूसरा जहाँ तक सवाल है प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट का, नहीं, उनके अपने नोडल ऑफिस, क्योंकि ऐसे में अगर आप करने जाओगे तो फिर आप कितनों को ऐड करोगे ना ऐप में, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हर एक को फिर आप ऐड करोगे तो वो थोड़ा सा अनविल्डी बन जाएगा। तो द sort of chain has to stop somewhere and responsibility needs to be affixed on some authority, that's the thought। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि जो रेलिवेंट एससीपीडी है या नोडल ऑफिसर है सेंट्रल लेवल पे, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने रेगुलेटर से करवाएं काम, या एस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं उनके जुरिस्डिक्शन में उनसे करवाएं, और फिर ऐप पे अपडेट करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू स्टॉप विद देम, सो दैट देन इफ इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व दे आर द वंस हु कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ग्रीवेंस का जो मैकेनिज्म है, तो किस तरह की ग्रीवेंस इसमें, क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड ही कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं या कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, बिकॉज ये भी एक मेजर चीज है जो ऐप पे लिखी भी गई है डिस्क्लेमर सेक्शन में कि इसमें सिर्फ एक्सेसिबिलिटी वाली है, बिकॉज पहले वो तो ठीक से रिजॉल्व हुए कि उसके पहले कोई और पे आए, दैट वाज द थॉट। यस तो नोडल ऑफिसर जब से अपॉइंट होने शुरू हुए हैं, जी। तो क्या फीडबैक है लोगों का और क्या आपने ऑब्जर्व किया है ऑनेस्टली? देखो, एक कल मुझे एक आया है पॉजिटिव रिस्पांस कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मतलब इन्होंने कंप्लेन किया था किसी ने एयर इंडिया के खिलाफ, और उसमें उनको एयर इंडिया वालों का कॉल आया ये पूछने के लिए कि क्या इशू है क्या नहीं। तो दिस इज दैट पर्सन वाज सेइंग कि उन्होंने 10-11 कंप्लेंट किए हैं, बट ये पहली बार हुआ है कि एक्चुअल में उनको एस्टेब्लिशमेंट वालों ने कॉल किया है टू अंडरस्टैंड व्हाट द इशू इज एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ऑन द नेगेटिव साइड अभी भी बहुत काम है इसमें करने लायक। द नंबर्स हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड इन द सेंस कि जब हमने इसको ट्रैक करना शुरू किया था 6 से 9 महीना पहले, तब आप मान सकते हो 80 to 90% पेंडेंसी थी, अब अबाउट 40 to 50% है। एंड तब तो कंप्लेंट्स मार्क ही नहीं हो रही थी रेलिवेंट अथॉरिटीज को सेंट्रल लेवल से, बट अब काफी हो रही हैं, और कुछ कुछ एससीपीडीज ने अच्छा काम किया है जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा। बट कुछ कुछ हैं जो अभी भी जिनके रेजोल्यूशन काफी नीचे है फॉर वट एवर रीजन, और जहाँ पे एससीपीडी अपॉइंट ही नहीं हुए हैं जैसे कि दिल्ली, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो इस पे अभी भी सस्टेन्ड एफर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। राहुल साहब, एक सवाल लिसनर्स का आया था, वो ले लेते हैं अगर आपके संज्ञान में है तो। जी। क्योंकि राजेश अग्रवाल साहब तो अब ट्रांसफर हो गए हैं, महाराष्ट्र चले करेक्ट गए हैं, करेक्ट। तो सीसीपीडी कौन है उनकी जगह पे आज के टाइम? अभी के लिए तो कोई भी नहीं है, इन द सेंस कि जो मिस्टर अमित यादव हैं एक्टिंग सेक्रेटरी डीपीडब्ल्यूडी के, उनको आरसीआई और नेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज दिया गया है, बट सीसीपीडी का एडिशनल चार्ज नहीं दिया गया है अभी तक उनको। तो या तो जो नए आएंगे उनके बाद दिसंबर में उनको दिया जाएगा, या तो कोई फुल टाइम होएगा, बट इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है अभी मुझे भी कौन होगा कोई कौन आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच। जाते जाते हम चाहेंगे कि अगर 1-2 मिनट आपके पास और हैं, तो डिसेबिलिटी डे भी आने वाला है, नहीं। जी। और इस साल को अपने शब्दों में आप अगर कंक्लूड करें, आपके हिसाब से कैसा रहा ये साल डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो जी। क्या मैसेज रहेगा आपका डिसेबिलिटी डे पे हमारे लिसनर्स को? देखिए, आई थिंक ऑल इन ऑल, आई मीन इन द सेंस, अगर हम 3-4 डिफरेंट एंगल्स से देख सकते हैं। एक तो व्हेन इट कम्स टू सेंसिटाइजेशन रिलेटेड एफर्ट्स, तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से जो राष्ट्रपति भवन में हुआ था फरवरी में पर्पल फेस्ट, एज वेल एज अभी गोवा में हुआ, सो दोज वर गुड एफर्ट्स। ऑन द लीगल साइड, वो राटूरी का जो प्रोसेस है वही नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स का है, दैट हैज बिन अ मेजर डेवलपमेंट।
although उसका थोड़ा पेस इज अ लिटिल स्लोअर देन वन वुड हैव लाइक्ड, बिकॉज ऑलरेडी उसमें पहले 3 महीने की डेडलाइन थी जो दिसंबर में सेट की गई थी, नवंबर में सॉरी, कि मार्च तक आपको लाने हैं, और फिर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया जो भी अक्टूबर में एक्सपायर हो गया है। तो वो नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स क्या निकल के आते हैं, और मेरी एंजाइटी ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से हम सेम टाइमलाइंस, मतलब वी शुडंट सेट द क्लॉक बैक, कि जो चीज आपको अभी करनी थी उसके लिए और आपको 2 साल मिल रहे हैं, दैट विल बी टोटली काउंटर प्रोडक्टिव। तो वो एक मेरा कंसर्न है with that process, but otherwise I hope कि कुछ अच्छे strong non-negotiable norms निकल के आए। On the judgments front, there have been several positive judgments throughout the year। वो judicial officer recruitment में था जो reservation के लिए एक landmark judgment हमारे देश में माना जा सकता है। फिर उसके बाद in the context of digital accessibility, again and again courts have, एक तो सीसीपीडी के जो फाइन हुए हैं फरवरी में 10,000 का 155 एस्टेब्लिशमेंट्स में, और जून में 95 एस्टेब्लिशमेंट पे 50,000 का, दैट वाज अ बिग डेवलपमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्विगी, जेप्टो, रैपिडो, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे दे हैव कम डाउन हार्ड एंड आस्क्ड देम टू कंडक्ट ऑडिट्स एंड सो ऑन, सो दैट हैज बीन अ गुड डेवलपमेंट। उसके अलावा आई थिंक आई मीन ऑन सर्टेन अदर इश्यूज progress has been a little slower. For example, when it comes to जो SCPD जिन states में नहीं है वहाँ full time, जैसे दिल्ली की बात की मैंने, दिल्ली में अभी 1 साल होने को आ गया है कि कोई SCPD ही नहीं है, right? तो उस वजह से बहुत problems आती हैं फिर resolution में complaints का। And I hope कि we will see a full time CCPD and the whole CCPD office at full strength, एंड उनके पावर्स को भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है। इसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट को लेटर लिखा था, करीबन 50 पार्लियामेंटेरियंस को, उससे कुछ नहीं निकल के आया कि इन बॉडीज को ज्यादा टीथ देने की जरूरत है। एंड आई थिंक दैट इज अ रियल गेम चेंजर विच आई होप इन 2026 वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहुल साहब बात करने के लिए और इन इश्यूज पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की हमने एडवोकेट राहुल बजाज साहब से, जिन्होंने केयर गिवर की जो जजमेंट है उसके बारे में बताया, सुगम्य भारत ऐप के बारे में बताया, इस साल का लेखा जोखा क्या रहा उसके बारे में बताया। इस कोलैबोरेशन में हम हर 15 दिन के बाद आते रहेंगे और आपको लीगल राइट्स के बारे में एजुकेट करते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी, आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.